Hello students, welcome to the official YouTube channel of SSCM College मांडलगढ़। हमारा आज का टॉपिक है कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। इससे पहले हम कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं इसका अध्ययन कर चुके हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल KD कैसे कैलकुलेट होती है या कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैसे कैलकुलेट होती है। तो इस वीडियो में आज हम अध्ययन करेंगे समता अंश पूंजी की लागत। जो समता अंश होते हैं इन पर लाभांश की दर निश्चित नहीं होती है। जैसे प्रेफरेंस शेयर होते हैं तो कंपनी अंशों का निर्गमन करते समय जब कंपनी अधिमान अंशों का निर्गमन करती है तो उन पर लाभांश की एक दर निश्चित कर दी जाती है। जैसा कि हमने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वाले वीडियो में देखा था कि जैसे 12% प्रेफरेंस शेयर है, 10% प्रेफरेंस शेयर है, तो उन पर लाभांश की दर क्या होती है, निश्चित होती है। अब इसीलिए समता अंश पूंजी की लागत की गणना करना एक कठिन कार्य हो जाता है, क्योंकि अधिमान अंशों की भांति न तो इन पर लाभांश की दर निश्चित होती है, ना ही लाभांश देना अनिवार्य होता है। क्योंकि जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं वह कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं। यदि कंपनी को प्रॉफिट होता है तो इनमें वितरित कर दिया जाता है लाभांश के रूप में, और यदि कंपनी को हानि होती है तो इन्हें हानि भी वहन करनी पड़ती है। तो संभवतः इसी कारण कुछ व्यक्ति इसे लागत रहित पूंजी भी मानते हैं कि समता अंश पूंजी की कोई भी कॉस्ट नहीं होती, किंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। नए समता अंशों का जब हम निर्गमन करते हैं या कंपनी कभी भी जब नए समता अंशों का निर्गमन करती है तो निर्गमन पर नए अंशधारियों को विद्यमान अंशधारियों के साथ भावी लाभांशों और अवितरित लाभों में भी हिस्सा मिलता है। तो जब कंपनी नए शेयर्स जारी करती है तो उन्हें भी क्या होगा, जो फ्यूचर में लाभांश होंगे उनमें हिस्सा प्राप्त होगा। तो इससे क्या होगा, जो पर शेयर अर्निंग पर शेयर होगी, जिसे हम प्रति अंश अर्जने कहते हैं, प्रति अंश अर्जनों को इंग्लिश में कहा जाता है अर्निंग पर शेयर, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि आपने नए समता अंश जारी किए। पहले फॉर एग्जांपल 500 इक्विटी शेयर्स थे, अब इक्विटी शेयर्स आपने 500 और जारी कर दिए, तो टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितना हो गया आपका 1000। तो क्या होगा, पहले यदि कंपनी को 10 रुपये का लाभांश हो रहा था पर शेयर, अगर हम पर शेयर देखें तो वो इक्वल रहेगा, लेकिन माने कि जैसे पहले कंपनी को 1 लाख रुपए का लाभांश मिल रहा था तो वो 1 लाख रुपए 500 अंशों में विभाजित है। अभी वही 1 लाख रुपए कितने अंशों में विभाजित हो जाएंगे, 1000 अंशों में विभाजित हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा, प्रति अंश अर्जने कम हो जाएगी और फलस्वरूप अंशों का बाजार मूल्य भी गिर जाता है। अतः नए समता अंशों के निर्गमन के समय प्रबंधक को यह देखना होता है कि इन अंशों के विनियोजन से कंपनी को कम से कम इतनी आय अवश्य हो जिससे जो विद्यमान अंश है उनके मूल्यों को अपरिवर्तित रखा जा सके। यह अपेक्षित न्यूनतम प्रत्याय दर है जो समता अंश पूंजी की लागत होती है। तो अब समता अंश पूंजी की लागत से क्या आशय होता है, समता पूंजी की लागत वह न्यूनतम प्रत्याय दर है जो संस्था को अपने अंशों का बाजार मूल्य अपरिवर्तित रखने के लिए परियोजना विनियोग के समता पूंजी से वित्त पोषित भाग पर अवश्य अर्जित करनी चाहिए, ताकि कंपनी के जो पुराने अंश है, जो कंपनी के अंशों का बाजार मूल्य है, यानी अंशों के बाद में शेयर मार्केट में जो शेयर्स के प्राइजेज होते हैं वो क्या रहे, अपरिवर्तित रहे। तो समता अंशों के मूल्य को ज्ञात करने की फर्स्ट विधि है आपका डिविडेंड यील्ड मेथड, लाभांश प्राप्ति विधि। इसे डिविडेंड प्राइस रेशो मेथड भी कहा जाता है, DP रेशो मेथड, या लाभांश मूल्य अनुपात विधि भी कहते हैं। इसमें जैसे हम कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल को KD से और कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को KP से व्यक्त करते हैं, उसी तरह कॉस्ट ऑफ समता अंश पूंजी की लागत को KE से व्यक्त किया जाता है। इसका फॉर्मूला है डिविडेंड यील्ड मेथड का, डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस इनटू 100। अब इन पर जो समता अंश होते हैं इन पर लाभांश की दर तो पूर्व निर्धारित नहीं होती, लेकिन कंपनी ने जो पूर्व वर्षों में लाभांश दिया है और यदि कोई नई कंपनी है तो उसी की तरह की जो कंपनी अंशों पर जो लाभांश दे रही है तो वो लाभांश आ जाता है, डिवाइडेड बाय जो कंपनी का मार्केट प्राइस है, जो कंपनी के शेयर्स का बाजार मूल्य है, मल्टीप्लाइड बाय हम 100 कर देते हैं तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल आ जाती है। उदाहरण के लिए आपको यहाँ एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक कंपनी ने 10 रुपये वाले 3 लाख समता अंश निर्गमित किए, वर्तमान मूल्य है कंपनी अंशों का बाजार मूल्य 15 रुपीज़, यानी ये हमारा हो गया मार्केट प्राइस। यदि कंपनी ने 1.20 रुपये
1.20 रुपये प्रति अंश लाभांश का भुगतान किया है तो समतांश, तो ये कंपनी का हो गया डीपीएस। तो 1.20 डिवाइड बाय 15 इंटू 100 इक्वल टू 8%, यानी कंपनी का जो समतांश पूंजी की लागत है कंपनी के लिए वो क्या है, 8% है। अब एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है आपको। मधुकुल लिमिटेड ने 10 रुपये वाले 10,000 समता अंशों को 2 रुपये प्रति अंश प्रीमियम, जब कंपनी जो शेयर्स जारी करती है, ये हमने पहले भी अध्ययन किया हुआ है जब हमने कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल या कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का अध्ययन किया था कि कंपनी अपने अंशों को समूल्य पर निर्गमित कर सकती है, बट्टे पर निर्गमित कर सकती है और प्रीमियम पर निर्गमित कर सकती है। तो ये कंपनी क्या करिए, 10 रुपये वाले 10,000 समता अंशों को 2 रुपये प्रति अंश प्रीमियम पर निर्गमित करिए, और निर्गमन व्यय क्या दिए हुए हैं, कंपनी ने 5,000 रुपये दिए हुए। अंशधारी 18% वार्षिक लाभांश की अपेक्षा करते हैं, तो समता अंश पूंजी की लागत ज्ञात कीजिए। जब न्यूली इश्यूड इक्विटी शेयर्स होते हैं तो उनकी कोई भी मार्केट प्राइस नहीं होती है, तो जो हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी के ई कैलकुलेट करते हैं तो हमारा फॉर्मूला हो जाता है डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स इनटू 100। अब नेट प्रोसीड्स आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, नेट प्रोसीड्स वही समूल्य प्लस प्रीमियम माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। तो यहाँ पे आपको ये देखिए, ये पर शेयर नहीं दिया हुआ, या तो मैं इसको पर शेयर में, भाई 10,000 समता अंश है तो 5,000 डिवाइडेड बाय आप 10,000 करोगे तो 0.5 आपका आ जाएगा, और 2 रुपये प्रति अंश प्रीमियम है तो 12 में से हम 2 गए तो हमारी नेट प्रोसीड्स कितनी आ जानी चाहिए, 11.5। तो ये आपका नेट प्रोसीड्स है 11.5। कैसे आया, वही हमारे इन्होंने इस तरह से किया है 10,000 इंटू 12, तो हमारा वो हो गया। अब अगर हम शॉर्ट में नेट प्रोसीड्स कैलकुलेट करें, अब इन्होंने क्या करा है, तो कंपनी का समूल्य था 10 प्लस प्रीमियम की राशि थी 2 रुपये माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट थी 0.5, तो ये कितना आ गया 11.5। या हम इन्होंने इनको नंबर इस तरह से नेट प्रोसीड्स कैलकुलेट, ये मार्केट प्राइस कैलकुलेट कर लिए, मार्केट वही सेम फॉर्मूला है, कंपनी के 10,000 शेयर्स हैं और 12 रुपये पे कंपनी जारी कर रही है, 5,000 रुपये कंपनी की निर्गमन लागत है और 10,000 तो मार्केट प्राइस में कितना आ रहा है 11.5। या हम दूसरे शब्दों में कहें कि जब भी कंपनी नए समता अंशों का निर्गमन करती है तो हम मार्केट प्राइस की जगह नेट प्रोसीड्स का भी उपयोग कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका अर्निंग यील्ड मेथड। एक तो था डिविडेंड पर शेयर मेथड, अभी जो आपने पढ़ा था वो डिविडेंड यील्ड मेथड था, अभी है अर्निंग यील्ड मेथड। अर्निंग और डिविडेंड दोनों में बहुत अंतर है कि कंपनी को प्रति अंश कितनी आय हो रही है और कंपनी को प्रति अंश कितना लाभांश दिया जा रहा है। जरूरी नहीं होता है कि कंपनी को जितनी प्रति अंश आय हो रही है कंपनी सभी आयों पर को उसमें एज ए लाभांश वितरित कर दे, तो कंपनी के समस्त व्ययों को चुकाने के उपरांत जो भी आय बचती है उस पर समता अंशधारियों का अधिकार होता है, चाहे आय का एक हिस्सा ही उन्हें तुरंत मिलता हो। वो जितना भी कंपनी के समस्त व्ययों को चुकाने के बाद जो कंपनी का प्रॉफिट होता है उस पर समता अंशधारियों इक्विटी शेयर होल्डर्स का राइट होता है, लेकिन आवश्यक नहीं है कि वो इक्विटी शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो। कंपनी की कुछ रिटेन्ड अर्निंग्स भी होती है या कंपनी कुछ प्रोविजंस बनाती है, तो इसके लिए केवल लाभांश के आधार पर लागत की गणना उचित नहीं होती। तो हम यहाँ पे इसे ईपी रेशो, जैसे उसे डीपी रेशो इसे ईपी रेशो बोलते हैं, अर्निंग और प्राइस। तो यहाँ हमारा पहले फॉर्मूला था डीपीएस डिवाइडेड बाय एमपी इनटू 100, यहाँ हो गया ईपीएस अर्निंग पर शेयर डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। केई है आपके समता अंश पूंजी की लागत, ईपीएस प्रति अंश अर्जन, प्रति अंश बाजार मूल्य के एग्जाम्पल दिया हुआ है। 10 रुपये वाले 5 लाख रुपए पूर्ण प्रदत्त समतांश जारी किए हैं, कर के पश्चात कंपनी कितना लाभ अर्जित कर रही है 6 लाख रुपए का। यदि इन अंशों का बाजार मूल्य 16 रुपये प्रति अंश हो तो ये मार्केट प्राइस तो 16 हो गई, ईपीएस कितनी है, कंपनी को 6 लाख रुपए का लाभ हो रहा है, और पर शेयर निकालना मुझे टोटल कंपनी को 6 लाख है और नंबर ऑफ शेयर्स कितना है 5 लाख, तो ईपीएस पर शेयर कितनी आ गई 1.20। यहाँ हमने क्या कैलकुलेट किया, अर्निंग पर शेयर। आपको टोटल दे रखा है कि कर के पश्चात कंपनी ने 6 लाख रुपए का लाभ अर्जित किया है, तो 6 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख, तो 1.20 आपका क्या आ गया है ईपीएस। तो 1.20 डिवाइडेड बाय 16 जो कंपनी के अंशों का बाजार मूल्य है, तो यहाँ कंपनी के अंश पूंजी की लागत आ गई है 7.5%।
एक एग्जाम्पल और गिवन है। ए लिमिटेड ने 100 रुपये वाले 2000 पूर्ण चुकता समतांश निर्गमित किए। कंपनी ने करारोपण के पश्चात 20,000 रुपये का लाभ। इन अंशों का बाजार मूल्य 160 रुपये प्रति अंश है। इन अंशों पर 8 रुपये प्रति अंश लाभांश का भुगतान किया है। अब कंपनी ने अब यहाँ देखिए कि 20,000 का लाभ कमाया। इसमें से अब ये देखें हम कि 20,000 का कंपनी को आफ्टर टैक्स प्रॉफिट था। पर शेयर अर्निंग कितनी हुई? 2,000 कंपनी के शेयर से। पर शेयर अर्निंग हुई कंपनी को 10 रुपीज़ की। अब इसमें से 8 रुपये प्रति अंश तो कंपनी ने क्या कर दिया? लाभ दे दिया। तो अभी लेकिन हमारी अर्निंग कितनी है? पर शेयर 10। इन्होंने दोनों है लाभांश प्रतिफल विधि और लाभ प्रतिफल विधि। तो सबसे पहले हम अगर डिविडेंड पर शेयर मेथड देखें तो 8 रुपये इसमें डायरेक्ट दिया हुआ है कि लाभांश कितना है? 8 रुपीज़ पर शेयर। तो ये 8 हो गया डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस 160 मल्टीप्लाइड बाय 100 तो 5% आ गया। अब अर्निंग मेथड से देखें तो अर्निंग कितनी है? पर शेयर 10 डिवाइडेड बाय 160 मल्टीप्लाइड बाय 100 तो 6.25। ये 10 कहाँ से आया? अभी मैंने बताया था ना 20,000 डिवाइडेड बाय 2,000। तो हमने अभी दो मेथड पढ़े, अर्निंग मेथड, अर्निंग यील्ड मेथड और डिविडेंड यील्ड मेथड। बहुत इजी फॉर्मूला है केई में दोनों का ही। आपको एक में तो यूज़ करना है डीपीएस या अगर हम बोल दें यहाँ पे ईपीएस डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। कोई भी टिपिकल फॉर्मूला नहीं है, कोई भी टिपिकल कैलकुलेशन नहीं है। बहुत इजी चैप्टर है, बहुत स्कोरिंग चैप्टर है। नेक्स्ट है लाभांश प्राप्ति तथा लाभांश में वृद्धि विधि। देखो लाभांश डिविडेंड यील्ड मेथड का तो जो हमारा फॉर्मूला है केई का वही है डीपीएस प्लस एमपी इंटू 100 प्लस जी। यानी हम यहाँ क्या करते हैं? लाभांश में भावी वृद्धि के लिए चालू लाभांश दर में वृद्धि जोड़ी जाती है। हम क्या मानते हैं कि जो पूर्व में लाभांश दिए गए हैं उन्हीं को आधार मानते हैं, लेकिन जो पूर्व में लाभांश दिए गए हैं कंपनी उसमें क्या करती है? प्लस जी ग्रोथ रेट ऐड कर देती है कि भविष्य में लाभों में इतनी वृद्धि होगी। लाभांश प्राप्ति विधि में समतांश पूंजी की लागत की गणना करते समय यह मान लिया गया था कि वर्तमान लाभांश दर भविष्य में इतनी ही बनी रहेगी, जबकि प्रबंधक ये अनुमान लगाता है कि कंपनी के वर्तमान लाभांश में अगले कई वर्षों तक निरंतर वृद्धि होती रहती है और तब लाभांश में भावी वृद्धि के लिए चालू लाभांश दर में वृद्धि जोड़ी जाती है। कुछ नहीं है, सेम फॉर्मूला है डीपीएस डिवाइडेड बाय एमपी मल्टीप्लाइड बाय 100। बस अब आपको एक यहाँ ये नया ऐड करना है प्लस जी। एक एग्जांपल देखिए, एक कंपनी के अंश का वर्तमान बाजार मूल्य 60 रुपये है, यानी मार्केट प्राइस तो आ गई आपका यहाँ पे जहाँ मार्केट प्राइस आती है 60, तथा गत वर्ष के लिए चुकाया गया प्रति अंश लाभांश 4.5 है। यदि लाभांश में 8% वार्षिक वृद्धि की संभावना की जाती है। कितना बढ़ाना है लाभांश को? 8%। तो समता अंश पूंजी की लागत क्या होगी? हमारा फॉर्मूला क्या था? डीपीएस कितना है? 4.50। यहाँ देखिए यदि लाभांश में 8% वार्षिक वृद्धि की, तो गत वर्ष में चुकाया गया था 4.5, लेकिन 8% इस बार बढ़ जाएगा। कितने पे बढ़ेगा? 4.5 पे। तो 4.5 पे यदि 8% इंक्रीज होगा तो वो कितना हो जाएगा? 4.86। यहाँ पे 1 + 0.08 जो हमने किया है वो हम क्या कर रहे हैं कि जो वर्तमान लाभांश है वो भी 8% से बढ़ेगा। तो अभी 4.5 है तो 4.5 प्लस 4. आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 4.5 प्लस 4.5 का 8%, ये आपको इसमें ऐड करना है। तो आपका आ जाएगा 4.86 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 100 प्लस जी हमारा कितना है? 8। तो 8 1.8 16.1% आपका क्या आ गया? डिविडेंड यील्ड एंड ग्रोथ मेथड से। ये आप इस तरह भी कर सकते हैं इस कैलकुलेशन को। इसी तरह का एक एग्जाम्पल और गिवन है तो ये आप करिएगा। मैं इससे रिलेटेड आपको जो क्वेश्चंस हैं आपके एज ए असाइनमेंट सेंड करूँगी, आप उनको सॉल्व कीजिए और मुझे व्हाट्सएप पर भेजिए। और यदि आपकी कोई भी क्वेरी है, चाहे वो कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप या यूट्यूब कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जब तक आप नहीं पूछेंगे या आप लोग रिप्लाई नहीं करेंगे तो आपको कैसे समझ में आएगा या मुझे कैसे पता चलेगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है।
तो आपकी कोई भी क्वेरी है या आपको किसी भी टॉपिक में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पूछिए और असाइनमेंट सॉल्व करिए और मुझे भेजिए। अब एक आपका इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है नए निर्गमित क्षमता अंशों की लागत। मैंने आपको पहले ही बताया कि जब कंपनी नए अंश जारी करती है तो उनके अंशों का बाजार मूल्य वसूल करना संभव नहीं होता, क्योंकि नए निर्गमन पर कंपनी को अंश निर्गमन के व्यय करने पड़ते हैं, जो कंपनी की निर्गमन लागत होती है। तो सिंपल सा चेंज है हमारे फॉर्मूलों में। जो हमारे पुराने अंशों जिनका बाजार मूल्य ज्ञात है उनका था डीपीएस डिवाइडेड बाय एमपी। तो यहाँ देखिए एमपी की जगह सिर्फ क्या आ गया, नेट प्रॉफिट। ईपीएस डिवाइडेड बाय एमपी की जगह आ गया ईपीएस डिवाइडेड बाय एनपी। डीपीएस डिवाइडेड बाय एनपी इंटू, ये आपके तीनों मेथड हो गए। ये आपका डिविडेंड यील्ड मेथड है, ये आपका अर्निंग यील्ड मेथड है, ये डिविडेंड यील्ड प्लस ग्रोथ मेथड है। तो आपको जो नए समता अंश हैं उसमें यदि बाजार मूल्य नहीं गिवन है तो हम शुद्ध प्राप्त राशि नेट प्रोसीड्स को आधार मानेंगे। कोई एक एग्जाम्पल गिवन है, हम देखते हैं। एक कंपनी 10 रुपये मूल्य के 50,000 समता अंश 20 रुपये प्रीमियम पर जारी करिए। अब कंपनी अंशों का निर्गमन किस पर कर रही है, प्रीमियम पर। कंपनी निर्गमित मूल्य पर 5% अभिगोपन कमीशन चुकाती है और यदि अंशधारियों द्वारा अपेक्षित प्रति अंश लाभांश 25% है तो समता अंश पूंजी की लागत यानी आपका 25%। तो क्या हो गया, डीपीएस 10 का 25%, जो भी हम कैलकुलेशन करते हैं वो सममूल्य पर। तो 10 का 25% कितना हो गया, 2.5। तो आपका हो गया डिविडेंड। अब हमको चाहिए नेट प्रोसीड्स। कंपनी का सममूल्य कितना है, 10 रुपये, प्लस कंपनी 20%, 10 का 20% कितना हुआ, 2 रुपये। 20% प्रीमियम पर जारी करिए और 5% कंपनी क्या चुका रही है, अभिगोपन कमीशन। तो 10 का 5% कितना हो गया, 0.5। तो 12 में से 0.5 माइनस हो गया, कितना आ गया, 11.5। और 2.5 डिवाइडेड बाय 11.5 आपका आना चाहिए 11.4 आएगा क्या, एक सेकेंड। 10 का 20% तो 2 हो गया -5%। तो हाँ सॉरी 5% आपका, जैसे इन्होंने 12 का लिया है। कमीशन की गणना, अभिगोपन कमीशन की गणना प्रीमियम मूल्य पर की है, तो ये आपका 11.4 आ गया है। तो 2.5 डिवाइडेड बाय 11.4 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये हो गया आपका 22%। इसी तरह आपको और एग्जांपल्स दिए हुए हैं, ये पीडीएफ मैं आपको सेंड कर दूंगी और इसके अलावा और भी जो भी क्वेश्चंस है वो मैं आपको सेंड कर दूंगी। बहुत शॉर्ट फॉर्मूलाज हैं, बहुत इजी कैलकुलेशन है। तो इस वीडियो से रिलेटेड यदि आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे यूट्यूब कमेंट बॉक्स या व्हाट्सएप ग्रुप पर पूछ सकते हैं। स्टे होम, स्टे सेफ।